नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया था ओवुलेशन को लेकर, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से एक बार ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन क्या है, किस प्रकार से। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ओवुलेशन यानी बीज उत्सर्ग। बीज उत्सर्ग की इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से वातदोष नियंत्रित करता है, यानी अपान वायु जो कि अधोशरीरी एवं अपान वायु का जो कार्य क्षेत्र है और गवर्निंग जो भी है वो अपान वायु के कार्य क्षेत्र में ही आता है। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि अपान वायु एवं वात दोष इस बीज उत्सर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा हम इसको और विस्तार से बताएं तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन ये प्रभावित होते हैं वात दोष से। उसके बाद वाले जो दिन होते हैं लाइक फ्रॉम 6th डे टू द 14th अप टू द ओवुलेशन, और जिसको हम लोग ऋतु काल यानी बहुत ही प्रोबेबली देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। बहुत ही ज्यादा प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण ऐसा ये समय है या ऐसा ये काल माना गया है। और इस समय पे जैसे हम लोग सारी ट्रीटमेंट भी वही प्लान करते हैं ना कि छठे दिन से स्टार्ट करेंगे, मात्रा बस्ती देनी है, जो भी सारा कुछ देना होता है। तो ये कफ का काल है। और बीज उत्सर्ग के बाद ओवुलेशन के बाद जैसे ओवुलेशन के समय में भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और फिर आगे का जो समय होता है नेक्स्ट साइकिल तक, नेक्स्ट पीरियड के पहले दिन तक, वो पीरियड प्रभावित होता है पित्त डोमिनेंस के साथ। एक्चुअली ये अगर माना भी गया है, बट ऐसा होता है कि कई बार लाइक अभी देखिए, जैसे अगर हम लोग अनओवुलेशन की बात करेंगे, अनओवुलेशन क्या है। अनओवुलेशन यानी कई सारी महिलाओं में जैसे कि हार्मोन के चलते या गलत खान पान के चलते कुछ हेतु का सेवन करने से ओवुलेशन समय पर नहीं होता है। ओवुलेशन समय पर नहीं का मतलब बीज बाहर ही नहीं आ रहा है। जब तक एग रिलीज नहीं होगा तो आगे चलकर काम ही नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ा कारण होता है अनओवुलेटरी फेज। अनओवुलेटरी फेज में हम लोग ओवुलेशन के लिए प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास क्या रहता है, जैसे कल ही हमने देखा था एग्जाम्पल लाइक कोई जैसे कि हम लोग उष्ण गुण को बढ़ाते हैं, फल को पकाना है तो उष्णता की जरूरत है। इसी प्रकार से कोई भी चीज अभी यहाँ पे रप्चर करना है, पूरा तैयार है, रप्चर नहीं हो रहा है, तो इसको बाहर निकालने के लिए एक प्रकार से उष्मा की जरूरत है, यानी पित्त दोष की जरूरत है। इसीलिए हम लोग अमेनोरिया में या अनओवुलेटरी साइकिल में उष्ण, तीक्ष्ण, कुलत, तिल, यव, मांस, सुरा, मद्य ऐसी चीजों का प्रयोग करने का विधान आचार्य चरक सुश्रुत खुद करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पित्त बढ़ा रहे हैं। तो भले ही ये कफ प्रधान अवस्था हो, फिर भी इसमें पित्त का भी एक बड़ा रोल होता है। यानी पित्त कहीं ना कहीं ओवुलेशन के समय पर बढ़ना जरूरी है, ताकि ओवुलेशन यानी बीज उत्सर्ग सही समय पर हो। अभी वात हो गया, वात दोष का रोल हमने देखा, पित्त दोष का भी हमने महत्व। और कफ दोष तो नेचुरली नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, पोषण के लिए कफ यहाँ पे होना जरूरी ही है। आज जैसे कि देखिए अभी अनोवुलेशन की बात हो रही तो अनोवुलेशन क्या है। ओवुलेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, धातु क्षय है। धातु क्षय है मतलब यहाँ पे जैसे कि इस सारी प्रक्रिया में रस धातु का एवं रक्त धातु का बड़ा इंपॉर्टेंस है। रस रक्त धातु ही जाकर नरिशमेंट का कारण बनते हैं सेल्यूलर लेवल पर। हम सभी जानते हैं कि शरीर के हर पोर्शन को एक सर्कुलेशन होता है। भले ही हमने जैसे अगर आप सुश्रुत के अनुसार मूत्र उत्पत्ति के देखो अगर मानते हैं, या जैसे हम लोग आजकल पक्वाशय को दूसरा ब्रेन भी माना जा रहा है, तो इसीलिए लाइक ऐसे माना जाता है कि पक्वाशय में जो भी हम लोग बस्ती प्रविष्ट करते हैं वो डायरेक्टली सीधे मस्तिष्क से कनेक्टेड है। और नर्वस सिस्टम के डिसीजेस में काफी अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। तो यहाँ पे ये कल्पना करते हैं आचार्य की हमारा शरीर असंख्य नाड़ियों से बना है। जैसे नाड़ी शास्त्र में 72 करोड़ नाड़ियों का वर्णन किया है, अलग अलग संख्या दी है अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने। किंतु इसका मतलब यही है कि पक्वाश से नाड़ियां है जो कि जाकर ब्रेन को नरिश करती है, और यहाँ पे हम लोग जो बस्ती द्रव्य देते हैं वो जाकर ब्रेन को नरिश करता है। यहाँ पर भी यही संकल्पना है। हमारे शरीर सर्कुलेशन तो होना ही है, रस रक्त विसरण होता रहता है। इसी प्रकार से गर्भाशय, आर्तव का क्षेत्र, ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स है, या सारी जो भी एनाटॉमिकल कंसिडरेशन से रचनाएं हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं जो पोषण मिलता है
तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमें यहाँ पे रस रक्त धातु कैसे पोषण करता है ये भी यहाँ पर हमें देखना होता है। यानी मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे आपको त्रिदोष वात पित्त कफ इन सभी के साथ रस रक्त धातु का भी सर्कुलेशन ठीक से होना जरूरी है। अगर रस रक्त का क्षय है, धातु क्षय है, तो वहां पर बीज उत्सर्ग नहीं होगा। बीज उत्सर्ग होने के लिए जैसे कि बीज यानी ओवम की कल्पना करेंगे या स्पर्म की कल्पना करेंगे, अंबु ये एक प्रॉपर नरिशमेंट, तो अंबु यहाँ पे रसरक्त हो जाते हैं। एंड बिल्कुल जैसे कि गर्भ का निर्माण या बीज भी अगर बाहर निकलना है, जैसे आप कली से फूल को देखते हैं ना, कली से फूल बनने का एक समय होता है। कभी कभी कुछ कलियों से फूल बराबर से नहीं खुलता है और कुछ कलियों से इतना सुंदर फूल खिलता है, हम बोलते कि अरे कितना फूल सुंदर खिलकर आया है। तो कली से सुंदर फूल खिलाने के लिए जो भी यहाँ पे परिणाम है, जिस प्रकार से भी इस कली का पोषण अच्छे से हुआ होगा, तो फूल का रंग, उसका गंध और सब कुछ दर्शन स्पर्शन सभी तृप्ति मिलती है। यानी जो फूल वहां से निकलेगा वो काफी अच्छे से नरिश्ड होगा और बिल्कुल खिला खिला होगा। अगर आप जैसे कुछ फूल जो होते हैं वो थोड़े ही खिलते, पूरे खिलते नहीं, तो यहाँ पर भी वही भाव है कि जैसे नरिशमेंट जितनी होती है उतने अच्छे से बीज और एक की साइज, अभी कई बार ऐसे समस्या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवुलेशन तो हुआ है बट एक साइज प्रॉपर, एक साइज नहीं प्रॉपर है, एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें भी वही विचार करना होगा, ब्रूहन का विचार करना होगा। सो बिल्कुल यहाँ पर अगर बीच एब्सेंस है, बीच नहीं रिलीज हो रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं अनओवुलेशन। तो मेन अनओवुलेशन का कारण है आर्तो, यानी जैसे कि आर्तो जो दुष्टि हुई है, आर्तो की विकृतियां है जो कि बीज को फॉर्म ही नहीं होने देता है। और फिर अनओवुलेटरी साइकिल जो कुछ महिलाओं में, अभी इसका भी टाइम पीरियड इरेगुलर होता है, कुछ महिलाओं में ये साइकिल बड़ा होता है और लाइक 2 मतलब महीने, जिन महिलाओं में खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है उनमें ये ज्यादा इरेगुलर होता है। इसमें कहीं तो हमें मार्ग अवरोध का विचार करना, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जो भी दोष दृष्टि हुई है, इरेगुलर खान पान की आदती है, इसके साथ दोष दुष्ट होने के बाद साथ साथ ही कहीं पर जाकर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे, और इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आर्तों का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, आर्तों का क्षय है। आर्तों का क्षय है तो बिल्कुल इस प्रकार से बीज जो है, बीज है, बीज है, बट वहां पे आर्तो उसको ये नहीं होने दे रहा है क्योंकि आर्तो क्षय है, आर्तो दुष्ट हुआ है, जो कि धातु क्षय का भी इसका एक कारण होगा, ये लिंक होगी, धातु क्षय के कारण भी ऐसे होता है। धातु क्षय है या ऑब्स्ट्रक्शन पैसेज में बैठ गया है, जैसे हम लोगों ने ट्यूबल ब्लॉकेज को डिस्कस किया था, उसमें भी वही था, संघ की संप्राप्ति थी, संघ यानी अवरोध। और इस प्रकार से वात के साथ पित्त ये जाकर इस प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे कर देते और रसादी धातु ठीक से यहाँ पर पोषण नहीं कर पाते बीज का, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, और फिर बीज रिलीज नहीं होता है, बीज होगा बट रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम लोग अनओवुलेटरी साइकिल में क्या करते हैं, वहां पर ओवुलेशन को इंड्यूस करते हैं। ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए काफी सुंदर हमारे पास द्रव्य बताए गए हैं। और थोड़ा आप इसमें मतलब जैसे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करना चाहेंगे कि इन सभी अवस्थाओं को, ये एक वात का ही काम है, और जैसे आचार्य चरक ने भी बताया कि वायु ही सभी का नियंता प्रणेता भी है, सभी का धारण भी करता है, और वायु ही जाकर इस प्रकार से सारी एबनॉर्मेलिटीज को क्रिएट करता है। और अलग अलग स्टेजेस इसकी बताई गई है। अगर आप मतलब थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे लक्षणों का विचार, सुंदर तरीके से सभी लक्षणों का विचार आयुर्वेद में किया है। अगर सच में आपको इस बीज निर्माण या प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, जिसको बीज उत्सर्ग कहा जा सकता है आयुर्वेद के हिसाब से, यानी एक्सपल्जन ऑफ द मैच्योर ओवम फ्रॉम द बीज ग्रंथि, दैट मीन्स ओवरी, इट इज कॉल्ड एज बीज उत्सर्ग या ओव्यूलेशन। सो बिल्कुल मैंने अभी सारी वायु की वगैरह सारी बातें बता दी है। और यहाँ पे लाइक जो भी हर महीने में ये क्रिया होनी है, इसको प्रवर्तन कहा जा सकता है। और चरक जैसे ये जहाँ देखिए, वायु में हमेशा से जब शरीर की व्याख्या पढ़ाती हूँ तो मेरा मतलब बहुत अच्छे से उसमें ये ऐसे रहता है कि जो आचार्य सुश्रुत ने जो गर्भधारण की प्रक्रिया बताई है, वायु तेजः एनं पचति आपः क्लेदयन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद पीड़का अंग प्रत्यंग भवति। तो पंच महाभूतों का जो मतलब एक कार्य है इस अवस्था से ही शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ये काम है।
स्वभाव से होता है, बट फिर भी यहाँ पे वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। और बिल्कुल वायु तो मतलब इसी प्रकार से, बिल्कुल ये सीड बनना, बीज निर्माण, ये हमारा रस धातु, रस धात्वाग्नि, आर्तो, और रक्त भी है। जैसे आचार्य सुश्रुत ने रक्त का इंपॉर्टेंस तो बताया है, जैसे रक्त हर एक माइन्यूट चैनल में पहुंच जाता है। एंड ये बिल्कुल लाइक जो रक्त धातु है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे बीज के समय पे बीज का पोषण करने के लिए भी हमें रक्त धातु की आवश्यकता बढ़ जाती है। आचार्य काश्यप ने भी यही प्रकार से बताया है कि रज व सिरा गर्भ जो बनता है वो रज के कारण बनता है, या रज प्रविसर्जन के कारण बनता है। एंड ये पुष्प, हम लोग इसको पुष्प भी कहते हैं। और बिल्कुल जैसे आगे फिर इससे फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल आर्तव ये महिला के शरीर में होता ही है। शुक्र धातु की भी वही कल्पना की है ना, कि शुक्र धातु बाल्यावस्था से होता है। जैसे दूध के हर अंश में घी का अंश है, बट वो छुपा होता है। हम लोग दूध को प्रोसेस करते हैं, दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, फिर उसकी मलाई निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं अच्छे से, फिर दूध घी निकलता है। तो इस प्रकार से शरीर में शुक्र धातु के साथ साथ आर्तो है, बट उचित समय आने पर वो व्यक्त होता है। और जैसे इसका परिणाम, इसका संबंध हम लोग आधुनिक शास्त्र के तरीके से भी विचार करेंगे तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अभी इस्ट्रोजन का मैं बताती हूँ कि जैसे इस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस अवस्था में भी। इस्ट्रोजन के कारण ही हमारे शरीर, स्त्री शरीर में खास करके जो भी सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि देखिए ऋतुमती स्त्री के लक्षण ये ओव्यूलेटरी फेज के बताए गए। पीन प्रसन्न वदना, यानी ऋतुमती स्त्री का जो चेहरा है एकदम अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे से, मतलब वो अच्छी लगती है। क्यों लगती? पीन प्रसन्ना, ड्यू टू द एस्ट्रोडियल और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फ्लूइड है, जो रेगुलेट करते हैं एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। और ये हमारे अंदर के फ्लूइड वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, एंड इसीलिए चेहरा एकदम फ्लेशी फेस लगता है। नॉर्मली हो जाने के बाद महिला को एक टेंशन सा रिलीज हो जाता है कि चलो अभी पीरियड हो गए, अभी 15-20 दिन आराम है। तो एक मेंटली भी ये होता है, पीरियड के आते आते स्ट्रेस रहता है कि कहीं जाना है, पीरियड आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। बट अगर पीरियड हो जाता है उसके बाद से उसको बहुत हल्का महसूस, मतलब मेंटल लेवल पर भी। और ये कहीं ना कहीं हार्मोन का भी परिणाम होता है। दूसरा इसमें लक्षण देखते हैं हम लोग, प्रक्लिन्न आत्ममुख, मॉइस्ट बॉडी एंड फेस। बिल्कुल एस्ट्रोजन स्किन की, देखिए कितनी छोट, मतलब सिंपल लैंग्वेज है ये। एस्ट्रोजन हमारी स्किन की मॉइस्चर को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। और इसीलिए एज के साथ साथ जैसे एस्ट्रोजन का स्तर नीचे गिरता जाता है, महिलाओं में एजिंग के कारण स्किन की रिजिडिटी बढ़, महिलाओं में और पुरुषों में भी अलग बदलाव होते हैं। सो एस्ट्रोजन ये स्किन एजिंग को एड करता है, यानी प्रिवेंट करता है। अगर एस्ट्रोजन कम हो गया तो कोलेजन कंटेंट बढ़ जाएगा, और इसके साथ स्किन की थिकनेस बढ़ जाएगी। इसीलिए प्री मैच्योर ओवरियन फेल्यूर आज की बड़ी समस्या है, जिसमें ओवरीज अचानक से या उनके समय के पहले ही काम करना बंद कर देती है। एट द एज ऑफ 40 दे स्टॉप वर्किंग। बट ये ठीक नहीं है, हमें इस प्री मैच्योर ओवरियन को भी रोकना है। और इसी में भी फिर से लाइफस्टाइल होगा, यानी क्यों, देखिए जिस अवयव का जो भी काम है उतने समय तक होना चाहिए ना। अचानक से किसी अवयव ने काम करना बंद कर दिया तो दुष्परिणाम शरीर पर होना ही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्री मैच्योर ओरियन फेल्यूर, यानी समय से पहले ओरियस थक जाती है, काम बंद कर देती है। और ये ना हो, अभी इसका कारण मुख्य रूप से क्षय है, धातु क्षय। तो हमें यहाँ पर भी दीपन, पाचन, रसायन, ग्रहण का विचार करना होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया लक्षण, प्रक्लिन्न ध्वज, यानी आप पूरे, मतलब सारे लैक्टित आपके सारे लिगामेंट से, हार्मोन से, सेक्स हार्मोन्स हो गए, म्यूकोजा, सलाइवरी ग्लैंड्स, एस्ट्रोजन, इस सभी को बाइंड करता है। नरकम, यानी इंक्रीजेस द सेक्सुअल टेंडेंसी इन, लाइक मतलब एक प्रकार से महिला ईगर होती है। प्रिय कथा, यानी उसको सुनना अच्छा लगता है, उसका मूड अच्छा रहता है, चीयरफुल रहती है, कथा कथाएं सुने, कुछ देखे, ऐसा उसका ये लगता, मतलब एक उसकी मन की आकांक्षा होती है। स्त्रस्त कुक्षी अक्षी मुख मार्जन, स्त्री के अपने आप से एस्ट्रोजन के कारण स्त्री के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक प्रकार का लचीलापन आ जाता है, और जो कि एस्ट्रोजन के कारण है। और इस प्रकार से वो मतलब सारे सारे अवयव में आता है। और इसी के साथ मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर स्पुति, भुज, कुच, श्रोणी, नाभि, उरु, जंघ, स्पिकम, यानी एक्सपांशन ऑफ द शोल्डर, ब्रेस्ट, हिप्स, अम्बिलिकस, थाई, बटक्स।
सो बिल्कुल, क्योंकि ये सारा जो एनाटॉमिकल ऑर्गन्स है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सबक्यूटेनियस फैट डिपोजिशन, और बिल्कुल ये फैटी सब्सटेंस है, और इसीलिए इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि इस प्रकार से एक लिपिड एक्युमुलेशन इसमें बढ़ जाता है। हर्ष, उत्सुकता, प्लेजर और एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन का ही कारण है। इसी के साथ बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर अनओवुलेशन है तो हमें बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, उष्ण गुण को बढ़ाना है। अमेनोरिया है तो हम लोग उष्ण गुण बढ़ाते हैं ना, तिल का काढ़ा खाने को बताते हैं, और उष्ण, मत्स्य, दधी वगैरह, कुर्चिका, किलाट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी वही टेम्परेचर बढ़ गया है तो एलएच रिलीज होगा, जो कि फैसिलेट करता है मैचुरेशन को, ओवरिन स्टोमा को, एंड इस प्रकार से ओवुलेशन को, आर्तव जनन, ये क्रिया होती है टेम्परेचर बढ़ जाने के साथ। और जैसे मैंने बताया, ये सारा आहार विहार भी हम लोग इसी से रिलेटेड पित्तजनित आहार विहार बताते हैं, अगर ओवुलेशन प्रॉपर समय पर नहीं हो रहा है तो इस प्रकार देखिए ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, ओवुलेशन में बी और कैन बी, ओवुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, धातु। मतलब रस रक्त धातु परिपूर्णता चाहिए, जो कि ओवुलेशन को, फॉलिकुलोजेनोसिस को और उसको बढ़ावा देने के लिए ये होते हैं, और बाकी तो तीन दोष तो नियंत्रित करते ही है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग सोचेंगे कि ओवुलेशन को, अगर किसी महिला में ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। अनओवुलेटरी फेज बहुत लंबे समय तक होता है, तो उसमें कैसे विचार किया जाए, उसमें क्या करेंगे। इसमें आप सभी प्रकार से विचार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बेसिकली सोचिए कि पित्त का क्षय है, पित्त को थोड़ा बढ़ाना है, धातु का बल बढ़ाना, यानी रस रक्त भी कई तो कम पड़ रहे, तो रस रक्त भी हमें बढ़ाने हैं। नरिशमेंट कम हो रही है तो नरिशमेंट बढ़ानी है। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि ओव्यूलेशन समय पर होने के लिए आप पहले से ही थोड़ा सा प्रयास करें, पहले से ही शरीर को तैयार करें, आम को निकाल दे, स्त्रोतों को खुला कर दे, दीपन पाचन कर ले। हम शोधन, आप विरेचन कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो विरेचन पित्त शमन के लिए किया जाता है, बट फिर भी अमेनोरिया के केसेस में विरेचन का अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। विरेचन करने से कहीं ना कहीं इंड्यूस हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, इसीलिए कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर अमेनोरिया में हम लोग विरेचन करते हैं। एक्चुअली विरेचन पित्त का शमन करता है, बट यहाँ पर जो भी अवरोध है, अवरोध या स्त्रोतस चैनल्स को ओपन करने के लिए विरेचन काम करता है। वो क्लींस करता है, जो भी क्लेद संचिति है, जो भी दुष्ट हुआ है रस रक्त, वो उसको निकालने के लिए काम करता है। इसीलिए आप इसमें विरेचन दे सकते हो। मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती तो दोनों बेहतर ही तरीके हैं, जिसके साथ डायरेक्ट आर्तव स्त्रोतस पर काम होता है, गर्भाशय पर काम होता है। मात्रा बस्ती दीजिएगा, हम लोग स्नेहन करेंगे, हम ब्रूहन दे सकते हैं। और इसमें अच्छे अच्छे द्रव्य कौन से हैं, इसमें सबसे बेस्ट है जो इफेक्टिव, जो हम लोग सभी, नस्य का भी मैं बताऊंगी। नस्य तो काफी इफेक्टिव, जैसे देखिए ना, नस्य आप डाल देते हो तो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो रिलीज करती है हार्मोन्स को, थैलामस विच इज कनेक्टेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नस्य का तो डायरेक्ट मस्तिष्क पर परिणाम होना है, और एंडोक्राइन सिस्टम पर परिणाम होगा। तो हम लोग शतपुष्पा का या घी का नस्य, अदरक स्वरस का नस्य, काली मिर्च का नस्य, ऐसे ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए, पित्त को बढ़ाने के लिए हम लोग नस्य यहाँ पर देते हैं। नस्य का काफी सुंदर रिजल्ट ऐसे केसेस में हमें मिल जाता है। नस्य तो बेस्ट ही है, क्योंकि नस्य कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, ये डायरेक्ट उस पर काम करता है लोकली, मतलब वहां जाकर नेजल पैसेज से शिरस्थान पर, नासा ही शिरोसोद्वारम, और इसीलिए ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आप प्रदमन करिएगा, अनुतेल तेल बेस करिएगा, जिस प्रकार से भी हो आपको यहाँ पे नस्य, ये क्या करेगा, ये ओलिफैक्टरी नर्व्स को स्टिम्युलेट करेगा, एंड लिम्बिक सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करेगा। इन टर्न ये हाइपोथैलेमस को स्टिम्युलेट करके फिर जीएनआरएच को रिलीज करेगा, और धीरे धीरे फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेशन हो जाएंगे, और ओवुलेशन इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अ, नस्य का बहुत अच्छे से इसमें रिजल्ट होता है। आप नस्य के लिए जो भी यूज करना चाहते हैं वो यूज करके नस्य कर सकते हैं। अभी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे इसका प्रमाण होता है, because ovarian factors contribute almost 20% of द सेकेंडरी कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। वंध्यत्व के लिए ओवुलेटरी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमें वहां पे नस्य देने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो नस्य आप करिएगा।
नस्य से बीज उत्सर्ग और इसका डायरेक्टली परिणाम होता है हार्मोन पर। तो नस्य हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अनोवुलेशन, पीसीओडी में अनोवेशन है, या एंडोक्राइन जैसे थायराइड हो या और भी कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हो, उस सभी के लिए हम लोग नस्य का परिणाम करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी कुछ द्रव्यों के बारे में मैं बताऊंगी जो बहुत अच्छे से इस पर काम करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है निर्गुंडी का। एक्चुअली निर्गुंडी, निर्गुंडी के बारे में ज्यादा ऐसे विचार ये होता है कि निर्गुंडी ये मुख्य रूप से हम लोग इसको स्वेदन, जब नाड़ी सेदन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें दशमूल या निर्गुंडी डालते हैं, स्वेदन के लिए यूज करते हैं। बट निर्गुंडी इज द मोस्ट इफेक्टिव हर्ब जो ओवुलेशन को इंक्रीज करती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को नॉर्मलाइज करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और हार्मोनल इसके लिए, और ये फीमेल हार्मोन को रिलीज करने में मदद करती है। सो इस प्रकार से आप इसका काढ़ा दे सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं, जो भी है आप इसको जरूर उपयोग करके देखिएगा कंटिन्यूली 2-3 महीने तक, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और इसके लिए ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए, करेक्शन के लिए भी, जिन महिलाओं में मतलब इरेगुलर है ओवुलेशन, इनमें आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं जरूर बताऊंगी, बहुत सिंपल सा, हर घर में होता है अतसी। अतसी का काढ़ा, या जैसे पानक के रूप में या गर्म पानी में भिगो कर आप इसको देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पावरफुल रेमेडी है फॉर ओवुलेशन। और ये बिल्कुल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी अतसी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है वृश्चिकली। ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्टिव ये है, जिसमें कैल्शियम वगैरह भी अच्छे से होता है, और ये मतलब इसमें विटामिन की मात्रा भी अच्छी है, और इसीलिए इसका भी उपयोग बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको कुछ और, जैसे हमने लता करंज, लता करंज वटी या करंज का चूर्ण, ये भी लता करंज भी ओवुलेशन को इंड्यूस करने में काफी अच्छा माना जाता है। इवन दो हम कांचनार गुगुल पीसीओडी में यूज करते हैं, बट कांचनार गुगुल भी कहीं ना कहीं जो अवरोध है उसको दूर करता है, और कफ का शमन करता है। कफग्न है कांचनार गुगुल, छेदन भेदन की संप्राप्ति यानी संघ की शक्ति को वो तोड़ता है, इसीलिए कांचनार गुगुल भी आप दे सकते हैं, जहां पर पीसीओडी और ओवुलेशन इरेगुलर है, वहां पर ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए आप दे सकते हैं। दूसरा पेटेंट हमारा ये चंद्र प्रभावती बेस्ट है, मैंने इसको अलग से भी पढ़ाया था। अशोक भी काफी अच्छा से, अशोक ये ओवुलेशन डिसऑर्डर में काफी प्रभावी है। फिर योगराज गूगल दीजिएगा, योगराज गूगल ये धातु पुष्टि करके काम करेगा, है ना। आप शतावरी और अशोक चूर्ण या घृत के रूप में, काढ़े के रूप में दे सकते हैं। इसमें एक और हमारा फेवरेट द्रव्य रहता है कुमारी, कुमारी आसव या कुमारी चूर्ण, कुमारी का वटी करके आती है, तो उसको भी दिया जाता है, काफी लोग इसका प्रयोग करते हैं। और फिर शतपुष्पा है जो बेस्ट तरीके से, शतपुष्पा का चूर्ण, नस्य, ये भी काफी अच्छे से रिजल्ट इसके है, इसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुए, और ये तो पॉपुलर ही है मेडिकेशन। नेक्स्ट इसमें पिपलादि योग है। पिपली उष्ण गुण के कारण पित्त को बढ़ाकर ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए काम करती है। पिपलादि योग आप दे सकते हैं 4 ग्राम, और खाना खाने के पहले दीजिएगा, हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। और एक मतलब मेंस्ट्रुएशन इसको स्टार्ट करिएगा। ये पिपली ये थोड़ा दीपन पाचन वगैरह भी करेगी, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, और बाकी सारे भी गुण होते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ वात दोष पर भी काम करेगी, अवरोध दूर हो जाएगा, और फिर अपान अच्छे से कार्य करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर कुछ और चाहते हैं इसमें, तो मेरे विचार से शतपुष्पा ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये सारे प्रकार से बहुत ही हेल्पफुल रहती है शतपुष्पा। और तिक्त मधुर गुण के द्रव्यों का प्रयोग करेगा शतपुष्पा, शतावरी दोनों भी फाइटोएस्ट्रोजन मानते हैं, है ना, फाइटोएस्ट्रोजन से। और इसका दोनों का भी इफेक्ट एस्ट्रोजेनिक होता है, एंड तो जहां पर हाई एस्ट्रोजन हो या लो एस्ट्रोजन है, तो दोनों कंडीशन के लिए बहुत अच्छे से। और ये एंडोमेट्रियल थिकनेस को भी बढ़ाती है। अभी आगे हम लोग एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए कैसे काम करें ये भी विचार करेंगे, बट लाइक शतपुष्पा तेल का मात्रा बस्ती या शतावरी का पीचू, शतपुष्पा पीचू, ये ओवुलेशन को भी करेक्ट करके आगे फॉलिक्यूलर साइज को भी बढ़ाने के लिए काम करती है। तो हम जैसे उत्तर बस्ती देते हैं शतावरी की या फलभूत की। हेलो।
इस प्रकार से बहुत सारे मुझे लगता है और भी काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे इसको जैसे जैसे जो भी संप्राप्ति जो भी कारण हमें मिल जाते हैं उस प्रकार से हमें यहाँ पर विचार करना है कि हम लोग क्या यूज करें। किस जैसे दशमूल का भी तेल का मात्रा बस्ती हम दे सकते हैं। और ये भी है त्रिफला है, इसमें काम अच्छा करेगी त्रिफला का भी। अदरक का होता है, लहसुन लहसुन वेटी भी देते हैं कुछ लोग, कुछ टंकन भस्म देते हैं ओवुलेशन के लिए। और इसका भी मतलब कुछ भस्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें पोषण की जरूरत होती है वहां पे शिलाजीत है, शिलाजीत आदि वटी का प्रयोग बहुत अच्छा मिराक्युलस है। फलग्रुत का भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ धातु क्षयजन्य अवस्था है वहां पे हम ग्रहण के लिए तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है, इन सभी का हम उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिषमती है, ज्योतिषमती भूम्याम्ल की इसका आप काढ़ा बनाकर ये चूर्ण के रूप में दीजिएगा या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो प्रॉपरली ये बहुत अच्छे से मतलब एक आपका पीरियड हो जाने के बाद इसको दीजिएगा, आगे के साइकिल में ओवुलेशन करेक्शन के लिए इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। फल कल्याण घृत है, कल्याणक घृत है, ये भी काफी अच्छे से है। एक और दूसरा सिंपल वाला जो है जहाँ पे फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं हो रही ठीक से, उसमें नागकेशर चूर्ण काफी अच्छा है। नागकेशर चूर्ण और आप पुष्पानुक चूर्ण देते हैं तो उसका भी ये परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। इसमें एक और कम हमारा काफी फेवरेट सभी का जो है पुष्प धनवा रस। पुष्प धनवा रस काफी लोग यूज करते हैं, काफी मतलब ये ओवुलेशन के सभी समस्याओं के लिए, अनओवुलेशन के लिए काफी अच्छे से काम करता है ये पुष्प धनवा रस, जो पुष्प पर काम करता है। इसका नाम ही है पुष्प धनवा। सो अनओवुलेशन में या जहां पर करेक्ट टाइम पे बीज का उत्सर्ग नहीं हो रहा है वहां पर ये आप इसका पुष्पधनवा रस को दे सकते हैं। रस तरंगिणी में जो इसका वर्णन मिलता है उसमें वही बताया गया कि ओरिस की ग्रोथ को ये करना, और ऐसे सभी में विशेष रत्नावली में इन सभी में भी इसको दिया है कि पुष्पधनवा रस ये अनओवुलेशन को बहुत अच्छे से ये करता है। और पुष्पधनवा ये अलग नाम है कामदेव का, द गॉड ऑफ लव एंड डिजायर। एंड सो द पुष्पधनवा रस बिल्कुल वाजीकरण का भी काम करता है। सो वी कैन यूज इट इन मेल एंड फीमेल टू। अनोवुलेशन में तो बिल्कुल अच्छा ही इसका ये रहता है। तो पुष्पधनवा दीपन पाचन के साथ सब कुछ करके ये करेक्ट करता है ओवुलेशन को। त्रिदोष नाशक प्रॉपर्टीज की है, इसलिए ये संप्राप्ति विघटन करता है। ऐसे कई सारे मुझे लगता है हमारे पास ऑप्शंस है, हम लोग जहां पर इन सभी का प्रयोग करके ओवुलेशन को करेक्ट कर सकते हैं। यस मैम बोलिए, चलिए अभी आप सभी लोग बताइए अपना अनुभव, बोलिए। नमस्ते मैम, बोलिए सुचिता जी। एक हाँ ये तो है, काफी है मैम, इसमें तो बस्ती भी है, नस्य है, फलग्रुत सभी है, ये तो सारा हम लोग यूज करते ही आ रहे हैं, आप सभी लोग भी। फ्लैक्स सीड्स का बेस्ट है, अतसी का। बोलिए। नमस्ते सभी, डॉक्टर हिमानी, डॉक्टर प्रीति, मंदाकिनी जी, शशि जी, बोलिए मैम। डॉक्टर सुचेता, डॉक्टर श्रावण, किसी को कुछ इसमें एडिशन करना है तो प्लीज, क्योंकि आज आपने जैसे सजेस्ट किया था ना ओवुलेशन को लेकर, ऐसे मैंने प्रयास किया है अपनी बात रखने का। मंदाकिनी मैम बोलिए। नहीं मैम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड अभी तो ठीक है। मैम आपको आप क्या यूज कॉन्ग्रेचुलेशन। करते हैं वो ओवुलेशन के? मैम ऐसा मेरे पास कोई केस आया नहीं, मतलब ऐसा कि मतलब ओव्यूलेट ना कर रहा हो। मैं अगर हम्म। मॉर्निंग चलाती थी तो जैसे कि पहले पेशेंट आती थी इरेगुलर पीरियड होती थी तो उनकी पीरियड रेगुलर कर देती थी, ओव्यूलेशन हो जाता था, उसके बाद फर्टिल वगैरह चला देते थे, साथ हम्म। में रहने को बोल देते थे तो हो जाता था। मतलब ये इतना ऐसा टफ केस मेरे पास नहीं कभी आया मैम। पीसीओडी, पीसीओडी में ऐसे होता है हमेशा से, ठीक से नहीं होता है ना ओवुलेशन, समय पर नहीं होता है। हाँ मैम, वाली पेशेंट आती तो है लेकिन वो ना फिर अपना प्रोसीजर अपना प्रोसीजर लंबा होता है, ड्यूरेशन वगैरह के साथ में फिर वो चली जाती है मैम। अच्छा। मैं उसमें नहीं हो पाता है।
बाकी ऐसे तो आते हैं तो मरीज ऐसे कंसीव कर जाते हैं। कोई एक आदि ऐसा होता है जिसको प्रॉपर रेगुलर करके और फिर उसको ऐसे करके करना पड़ता है। यस। गरिमा जी मैम बोलिए डॉक्टर। कांग्रेचुलेशन। हाँ बोलिए बोलिए, और पहले तो कोई केस है क्या, बोलिए मैम। मैम मेरी कांग्रेचुलेशन तो ली ही नहीं आपने। आप बोलिए। मैं कह रही हूँ आपको कांग्रेचुलेशन मैम, बधाई हो, तो ये सर ने डाला है। थैंक आप यू थैंक नॉमिनेट हुए हो। यू। मैम यस आ रहे यस हो आप यस। नोएडा? देखती हूँ अभी क्या होता है। मैम बताइएगा, नोएडा अगर आइएगा तो कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। हाँ नोएडा भी हाँ हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, जरूर जरूर। हाँ। और कोई केस हो तो डॉक्टर गरिमा जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते, बोलिए मैम। मैम अभी तो मैम अभी एक्चुअली मेरी ओपीडी होती है ना इस टाइम, तो मैं पूरा कर ही नहीं पाती हूँ आपका ना अटेंड। तो हम्म। फिर भी मैम एक वो मैंने पहले केस मैम जो ग्रुप में भी डाला था, वो रेट्रोवर्टेड यूट्रस वाला फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। बोलिए बोलिए डॉक्टर मैम गरिमा जी, हाँ, हाँ मैम जी बोलिए। मैम। बोलिए आवाज। मैम वो उसमें जो डाउट था ना मुझे कि रेट्रोवर्टेड है यूट्रस, हम्म। तो उसका मैम पूछना था कि उसमें अगर हम उत्तरवर्ती प्लान करेंगे तो कोई डिफिकल्टी आएगी मैम कि नॉर्मल ही। ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे विचार से तो नहीं आनी चाहिए डिफिकल्टी। आपने इसके पहले कभी दिया नहीं? नहीं मैम, एंटीवर्टेड में तो दिया है पर रेट्रोवर्टेड है जैसे, तो थोड़ा सा ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दिक्कत होगी या नहीं इस टाइप। आई डोंट थिंक कुछ, अगर होता है तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जी मैम, क्योंकि मैम पोजीशन तो मैम थोड़ा सा लगा था देखने में हाँ चेंज हाँ है। हाँ 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 बट अभी मैम जैसे उत्तरवस्ती प्लान कर रहे थे अभी नेक्स्ट साइकिल में, हाँ 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 तो तब मुझे था कि मैंने कभी मैम एक्सपीरियंस नहीं करा रेट्रोवर्टेड यूट्रस में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ठीक है फिर, आई थिंक मैं बताती हूँ आपको। इसमें जी थोड़ा सा मैम। विचार करके, एक्चुअली मुझे भी इसमें ये नहीं था, अनुभव ऐसे नहीं था। हाँ जी, हाँ जी मैम। देते तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम्म, मैम ऐसा रेट्रो कुछ एंटीवर्टेड हमारा नॉर्मल यूट्रस तो एंटीवर्टेड होता है ना, तो वो हम्म जाएगा आगे की ओर। रेट्रोवर्टेड में वो सीधा होता है, तो क्यों नहीं हम्म, जाएगा? जाएगा तो बस हाँ पोजीशन हल्की सी चेंज ही तो हुई है। जो हम्म। डिग्री है वही तो चेंज हुई जाएगा मैम। यस यस। इवन ओके। अगर रेट्रो वर्सोफ्लेक्शन में है तो उसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपोजिट साइड में मुड़ जाता है, हम्म। उसमें थोड़ा रहता है। लेकिन रेट्रोवर्टेड में तो वो आगे की ओर ना होकर के वो सीधा हो जाता है, तो वो तो मैम जाना चाहिए उसमें। प्रॉब्लम ओके। नहीं आना चाहिए इससे तो कुछ। हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे ख्याल से। वो जैसे कि वापस आ जाए, भले स्पिलिंग हो जाए, हम्म। तो उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि नहीं, वो आपको यूट्रस एकदम पेन सीधा का लग होगा। रहा है क्या डर? आपको पेन का लग रहा है क्या गरिमा जी? हाँ ऐसे जी पेन मैम, होगा वगैरह लग रहा है थोड़ा पेशेंट पेन को? का भी लग रहा है। हम्म। और लग रहा है कि मैम मेडिसिन अब इतना सब कुछ करेंगे थोड़ा, तो हम्म ऐसा ना हो कि मेडिसिन अंदर ना जाए, हम्म। ऐसे नहीं बस। होगा, आप ट्राई, एक बार ट्राई करके देखिए ना, पहले दिन आपको अनुभव हो जाएगा। ठीक है मैम। थोड़ा, हाँ, फिर एक नेक्स्ट डे पे आपको अंदाज आएगा कि कितना लेना है, क्वांटिटी बढ़ानी है या कम करनी है, ऐसे। ओके मैम। मैम डालने के बाद पोजीशन आप थोड़ा पाँव उठवा दीजिएगा, जैसे मात्रा बस्ती में उठा के देखते ऊपर कर जी देते मैम। हैं, बस आप उसको थोड़ी देर तक ऐसे रखे रहिएगा, और बाद में नीचे पिलो लगा करके ही उसको थोड़ा देर रखे रहिएगा, मतलब सीधे में। ओके। रेट्रोवर्टेड हाँ थोड़ा मैम। सा और मुझे लगता ज्यादा है। समय हाँ तो उसको ऐसे ही रखे है ना, वही। हाँ हाँ, ज्यादा समय तक ये ना होना ना कर पाए तो दीवार के सहारे, जैसे नहीं अपन लोग शीर्ष ये पाँव लगा करके और ऐसे लेटे एल शेप हेलो। में दीवार के सहारे पाँव लगा करके। हाँ, ओके फिर मैम। उसके बाद में आप करवट दिलवा दीजिएगा। ठीक है मैम, यस। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ ऐसे, करते हूँ। क्यों, हम बताइएगा मुझे। हाँ जी, हाँ जी। और करके बताइए, आप एक दिन करेंगे तो फिर नेक्स्ट हाँ इसमें आप। मैम, फिर मैं बताऊंगी मैम, एक यस बार यस। करती। हाँ। और कुछ?
मैम एक हाइड्रोसेल्पिंग्स वाला केस डिस्कस हुआ था, उसका कुछ मालूम पड़ेगा क्या, क्या रिपोर्ट क्या हुआ उसमें? हाइड्रोसेल ये था, दिलकश जी का था ना, डॉक्टर दिलकश का था, है ना मैम? हाँ, आई है क्या मैम? हाँ आई आई तो है है मैम। डॉक्टर दिलकश, आप बताइए मैम आपके केस का। मैम उसको अभी 15 डेज के लिए दिया गया ना, रघुवर्धनी बटी हरिद्राखंड हम्म और हम्म कुठार वगैरह, तो अभी अच्छा, चल तो रहा है बाद उसका। में बताएंगे। ओके, मैम इससे ठीक पहले है। 2 केस था, वो तो दोनों सही हो गया, सही हो हाइड्रोसल्फिंक्स गए, वाला ही। 2 वेरी तो गुड। सही हो गया, अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी 3 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू। अच्छी बात है। और डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर प्रज्ञा, शशि मैम, हिमानी, और जो भी कोई वही अपना योगदान, आज ये सुचेता जी नहीं है, उनका ही था डिमांड की ओवुलेशन पर बताइए करके। अच्छा ठीक है, कोई जी बात, मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कल हमारा स्पेशल लेक्चर सीरीज है विद्यापीठी जोशी सर के स्मृति के उपलक्ष्य में हमने ऑर्गेनाइज किया है, कल 6 बजे मैंने डाल दी है लिंक आपको बनाकर, तो आप भी शेयर करिएगा अपने अपने ग्रुप्स पर, है ना? जी ओके, और कुछ नहीं है तो फिर आज के लिए रुकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। आई होप कि ओवुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर से एक बार रिवीजन। Hello, ma'am. Namaskar. I want to ask one thing. Dr. हाँ, Himani. यस Ma'am, प्लीज। there's one patient, she is there in the gym. She was just asking me कि मैम मेरा ना ओवुलेशन जब होता है तो फिर उसके ना सिस्ट बन जाते हैं एंड देन ओवुलेट नहीं होते, तो इसमें आयुर्वेद में कुछ दे सकते हैं मैम? सिस्ट बन जाते हैं, हाँ जी, वो कह रही थी कि जैसे वो जो एज वगैरह अल्ट्रासाउंड। थोड़ा डिटेल्स चाहिए, ऐसे थोड़े डिटेल्स और बताइए। एज तो मैम ऐसी है 31। तो टाइम और ही है, हाँ, अभी पहले का कुछ डिटेल्स। इनफर्टिलिटी का चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। अभी हम्म, प्राइम मतलब नहीं है, अभी कोई भी इशू नहीं है, उसका कोई बेबी नहीं है। अच्छा, ओके, हम लोग कर तो सकते हैं मैम, जैसे सिस्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं हेतु क्या मिले आपको, क्या प्रोफेशन है, खान पान, कहीं ना कहीं कफ अवरोध दृष्टि, सिस्ट तो कफवातज होती है, उसमें हम लोग दीपन पाचन करके चंद्र प्रभावती जैसे कुछ कल्पों का आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभावती वगैरह देकर थोड़ा सा इसमें ये कर सकते हैं, सिस्ट बन रही है ना। और साइकिल कैसे होता है उसका, रेगुलर नहीं होगा फिर तो। कुछ हाँ, यूएसजी वगैरह करवाई आपने, कुछ एग्जामिनेशन? थायराइड है मैम उसको, हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा, इसके अलावा तो बाकी सब नॉर्मल है, और बाकी उसको मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी में ये आया है कि उसको एवरी मंथ बस सिस्ट बन रहे हैं, तो आप ओवुलेशन ना ग्रुप में हो। है क्या डॉक्टर हिमानी, आप ग्रुप में हो हमारे स्त्री रोग संभाषा के? आ जाइए, नहीं नहीं। ग्रुप में आ जाइए, थोड़ी डिटेल्स और डालिए, हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। थोड़ा आधा अधूरी से मतलब ये नहीं होता है प्रॉपर, हम ठीक है। ऐसे बता नहीं पाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कहाँ तो से मैं हो आप, कहाँ से हो? मैम दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, जी, दिल्ली में यहाँ पे क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ अपने ही। अच्छा। और किसी को पूछना है कि इस केस में थोड़ा हिस्ट्री टेकिंग करिए सभी। मैम केस बताइए जरा, वो क्या बता रहे थे आप, ओव्यूलेशन वो हाँ, नहीं वो हो रहा है? बोले कि ओवुलेशन में सिस्ट बन जाती है। तो मैम जैसे क्या मैम वो सिस्ट उसका हर हैवी महीने मैम वेट होता है? ओवुलेट होना चाहिए, वो ना हो करके बस उसके ओवरीज के अराउंड वो सिस्ट हर महीने बन के रह जाते हैं। नहीं वो हैवी वजन क्या है, मोटी है क्या? बहुत ज्यादा तो नहीं है मैम, बट 31 एज है और 5 फीट हाइट है, और उसका वेट है लगभग आई थिंक 65 kg। 65 केजी। और क्या है, और क्या लगा आपको, मतलब जैसे आपने जैसे सुन लिया ना पूरा उसका केस टेकिंग किया, तो आपको क्या समझ में आया कि क्या होगा? मुझे तो मैम वही मतलब जंक फूड खाने की हिस्ट्री है उसकी बहुत ज्यादा, और प्लस मींस इनफर्टिलिटी का एलोपैथिक से काफी टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रही है। आईवीएफ तो उसने ट्राई नहीं किया, बट वैसे ही इन जनरल उसको हार्मोनल मेडिसिन चला रहे हैं वो लोग। बाकी और हिस्ट्री में मैम ऐसा तो कुछ उसने खास बताया ही नहीं, बट इतना ही। चलो ठीक है मैम, दिवस आप वगैरह टाइम से उतने टाइम से खाना, भूख अच्छे से रखते हो? ये सब तो अभी मैम आजकल कर रही है, वो पहले तो नहीं करती थी, बट अभी तो वो रेगुलर एक्सरसाइज टाइम से हर चीज कर रही है।
तो अभी कितना दिन हो गया उनका दिनचर्या को फॉलो करते प्रॉपर? क्या क्या मैम? दिनचर्या प्रॉपर फॉलो करते हुए कितना दिन हो गया मैम? अभी मैम 6 मंथ्स हो गए उसको। अच्छा 6 मंथ हो गए। तो फिर और कोई पेन वगैरह ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वगैरह? नहीं मैम, बाकी सब नॉर्मल, सब कुछ। अच्छा। हाँ मैम, मैंने तो पूछा। मुझे तो इसमें लगता है कि मैम वातज और कफज प्रधान लग रहा है मेरे को तो मैम ये। तो इसमें तो हमें शोधन देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बस्ती ना मैम? शोधन में क्या मैम, विरेचन ठीक रहेगा? हाँ मैम, अगर आप करा सकते हो क्या? पेशेंट मतलब देख लीजिएगा विरेचन लायक है कि नहीं है। सुकुमार भी बहुत सारी होती है, बहुत सारी उनको बहुत सारी बीमारी भी होती है पाइल्स जैसे। तो विरेचन तो करेंगे ही करेंगे। अमन करा लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, एक बार बात करती हूँ उससे। हाँ जी। हाँ, दीपन पाचन विरेचन करके फिर हम ये करेंगे इसमें, है ना? ठीक है, मैम फाइन। आप ग्रुप में आइए ना, वहाँ पे लिखिए तो फिर हम लोग वहाँ पे लिखते हैं ना क्या क्या है। ठीक है मैम, ग्रुप में कैसे ऐड होना है मैम? मैं लिंक शेयर कर, आपको अभी कहाँ से मिली आपको लिंक? कौन से ग्रुप में है आप? अभी तो अरविंद सर ने करी है। अरविंद सर के तो मैं 2-3 4 ग्रुप में हूँ अच्छा जिसमें। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फिर वो ग्रुप में होंगे ना, मैं भेज देती हूँ आपको, दैनिक की संभाषा की, आप उसमें आ जाइएगा। और फिर मतलब आपको अच्छे से डिस्कशन, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, वैसे आप रोज कर सकते हैं डिस्कशन, है ना? मैं अभी ना फेसबुक पर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ इस सत्र को। ओके मैम। ठीक है, आप फेसबुक तो देखती हैं ना आयुष दर्पण का? हाँ जी, हाँ जी, फेसबुक, हाँ यूट्यूब। ठीक है, ओके ओके, फिर चलिए, फाइन, नमस्कार थैंक यू। सभी, थैंक यू।